हेलो फ्रेंड्स, पंकज पालीवाल के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। पिछले दो चार जो वीडियो थे उनके अंदर अपन ने देखा था निमोथोरेक्स, टेंशन निमोथोरेक्स, वाटर सीट चैम्बर वगैरह के बारे में। आज का जो अपना वीडियो है वो एटीसीएन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन का जो मैनेजमेंट रहता है ट्रॉमा के अंदर, उसके ऊपर बनाया गया है। क्योंकि इन चीज़ों से अभी जो प्रीवियस जो एग्जाम्स हुआ था दिल्ली एम्स का, उसके अंदर लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस इन चीज़ों से पूछे गए थे। तो इन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं जो ट्रॉमा का कंडीशन रहता है एटीसीएन के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, एडवांस ट्रॉमा केयर फॉर नर्सेज, ये जो नया कोर्सेज है इसके अकॉर्डिंग चीज़ें आजकल पूछी जाती है और ट्रॉमा को फॉलो किया जाता है। तो बात करते हैं उसके अंदर प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन वो कैसे होता है। तो इसका जो प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन का रहता है वो ABCDE 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है। और ABCDE में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, एयरवे का ध्यान रखना, एयरवे मेंटेनेंस विद सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन। सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, क्योंकि जो सर्वाइकल स्पाइन होती है वो भी अपना जो नर्व्स होती है, जो जैसे कि सर्वाइकल स्पाइन से C4 नर्व, जो C4 फ्रेनिक नर्व को फ्रेनिक नर्व जो होती है वो किसको, डायफ्राम को सप्लाई करती है। इसलिए यहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन का प्रोटेक्शन भी आपको अच्छे से रखना रहेगा ताकि क्या है, रेस्पिरेटरी सिजेशन ना हो। तो बात करते हैं एयरवे मेंटेनेंस विद सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन। ए के लिए बी फॉर ब्रीथिंग, बी फॉर ब्रीथिंग विथ वेंटिलेशन, ब्रीथिंग विथ वेंटिलेशन और बायलेटरल एयर एंट्री। बी फॉर ब्रीथिंग विथ वेंटिलेशन और बायलेटरल एयर एंट्री, लंग्स के अंदर बायलेटरल एयर एंट्री हो रही कि नहीं हो रही वो देखने के लिए। उसके बाद में सी फॉर सर्कुलेशन, सी फॉर सर्कुलेशन विथ हेमरेज कंट्रोल, सर्कुलेशन विथ हेमरेज कंट्रोल, और उसके साथ में विथ वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, मतलब जब ट्रॉमा का पेशेंट रहेगा तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम रिप्लेस आपको इंस्टेंटली करना रहेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, ये सर्कुलेशन। उसके बाद में डी फॉर डिसेबिलिटी, डी फॉर डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी कौन सी देखेंगे, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। कौन से टाइप की, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी यहाँ पे अपन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली एम्स के अंदर कि ट्रॉमा के ABCDE के अंदर डी का मतलब क्या होता है। डी का मतलब होता है डिसेबिलिटी, वो कौन सा, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। इसके अंदर आपको GCS देखना रहेगा पेशेंट का। उसके बाद में ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम्स के अंदर कि जो ABCDE में से ई का मतलब क्या है। तो ई का मतलब होता है एक्सपोजर, एक्सपोजर या फिर क्या है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, एक्सपोजर या इन्वायरमेंटल कंट्रोल। इन्वायरमेंटल कंट्रोल का मतलब ये होता है, अभी एक 1 बाय 1 सारी चीजों को अपन ब्रीफली देखेंगे तो चीजों को देख लेंगे। तो ये चीजें आप ध्यान रखनी, ABCDE ध्यान रखना। ए का मतलब होता है एयरवे मेंटेनेंस विद सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन। किसके साथ में करते हैं सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, फिलाडेल्फिया कॉलर, जो हार्ड कॉलर आता है उसके साथ में उसका प्लेसमेंट रहता है, उसको प्लेस करना रहता है। उसके बाद में बी फॉर ब्रीथिंग विथ वेंटिलेशन विथ बायलेटरल एयर एंट्री, बायलेटरल एयर एंट्री आपको चेक करना रहेगा इधर। उसके बाद में सी फॉर सर्कुलेशन विथ हेमरेज कंट्रोल और वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। सर्कुलेशन का मतलब होता है आपको BP वगैरह मेजर करना है इस पेशेंट का, और उसका हेमरेज कंट्रोल करना है और वॉल्यूम को रिप्लेस करना है, कितना ब्लड लॉस हुआ है तो उसका वॉल्यूम रिप्लेसमेंट रहेगा। उसके बाद में डी फॉर डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी कौन सा, न्यूरोलॉजिकल हो सकती है, अगर पेशेंट को हेड इंजरी हुआ है ना, और कोई स्ट्रोक हो गया है तो उसकी वजह से भी अगर ट्रॉमा हो गया है तो ये सारी चीजें आपको कहाँ देखना रहेगा, न्यूरोलॉजिकल के अंदर। उसके बाद में ई फॉर एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है उस पेशेंट को क्या करना है, एक्सपोजर यहाँ पे आपका साइमल्टेनियसली चलता रहता है। जैसे ही आपके पास में पेशेंट आया, आपने उसका असेसमेंट करना शुरू किया और असेसमेंट में आपका जो एक्सपोजर रहेगा, जैसे पेशेंट को जैसे कि ब्रीथिंग के लिए अपने को देखना रहेगा, चेस्ट को एक्सपोज करना रहेगा, तो इस तरीके से उसके जो क्लोथ्स रहते हैं वो अपने को साइमल्टेनियसली ओपन करने रहते हैं, तो वो एक्सपोजर साइमल्टेनियसली चलता रहता है। उसके साथ में इन्वायरमेंटल कंट्रोल। इन्वायरमेंटल कंट्रोल में क्या चीजें देखते हैं कि उस पेशेंट को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना रहता है, इसलिए उस पेशेंट को ब्लैंकेट वगैरह से, वार्म ब्लैंकेट वगैरह उसको प्रोवाइड करना होता है। तो अपन बात करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले बात करते हैं एयरवे मेंटेनेंस की। तो एयरवे मेंटेनेंस के बारे में अपन बात करते हैं यहाँ पे। उसके बाद में ब्रीथिंग का करेंगे। ए फॉर, अब क्या करना है आपको, एयरवे मेंटेनेंस। जैसे आपके पास में पेशेंट आया तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, उसका असेसमेंट करना रहेगा। असेसमेंट किसके लिए, एयरवे के लिए।
आपको आपको क्या करना है, पेशेंट को देख के ही क्या रहेगा, आपको सबसे पहले उसका मतलब उसको असेस करेंगे। असेस करने से वो टॉकेटिव है तो फिर क्या रहेगा, उसका क्या है, एयरवे पेटेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, एयरवे का पेटेंसी देखना है, एयरवे पेटेंसी। अगर एयरवे पेटेंट है तो ठीक है, आपको आगे बढ़ना है। अगर उसका एयरवे पेटेंट नहीं है, अगर उसका एयरवे कैसा है, थ्रेटन्ड है, कॉम्प्रोमाइज एयरवे है, तो फिर आपको क्या चीजें आगे इंटरवेंशन करना रहेगा। तो सबसे पहले एयरवे का पेटेंसी देखना है, और एयरवे पेटेंसी के बाद में आपको क्या देखना रहेगा उसके फेशियल, लुक फॉर एनी फेशियल इंजरी, उसका फेस पे देखना है कोई इंजरी तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रखा है किसी चीज का, तो वो चीज आपको देखना रहेगा। तो पेशेंट को क्या है, कोई फेशियल इंजरी वगैरह, मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा वगैरह, उन चीजों के लिए देखना रहेगा, क्योंकि वो चीजें भी क्या करेगा नेक्स्ट फर्दर थोड़ी देर बाद में क्या करेगी, वो एयरवे को कंप्रोमाइज कर देगी। तो इसलिए आपको ये देखना रहेगा। और उसके साथ साथ में आपको सर्वाइकल स्पाइन का प्रोटेक्शन रखना है, और सर्वाइकल स्पाइन के लिए किन चीज से, हार्ड कॉलर आता है, क्या नाम होता है उसका, फिलाडेल्फिया कॉलर। फिलाडेल्फिया कॉलर आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, फिलाडेल्फिया कॉलर को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फिलाडेल्फिया कॉलर को अप्लाई कर देंगे। हार्ड कॉलर बोलते हैं जो आप कहाँ, ट्रॉमाटिक केसेस के अंदर इनिशियल मैनेजमेंट करते हैं, जब अपन एयरवे का, तब अपन एयरवे के साथ में सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन में आपका फिलाडेल्फिया कॉलर को अप्लाई कर देंगे। ये हो गया। अब एयरवे अगर पेशेंट का पेटेंट है तो ठीक है, अगर पेटेंट नहीं है तो फिर आपको फर्दर एक्शन क्या करना रहेगा, तो फिर आपका फर्दर एक्शन क्या रहेगा उसका, जैसे कि सर्वाइकल स्पाइन इंजरी सस्पेक्ट होता है तो फिर अपन कौन सा मैन्यूवर काम में लेते हैं, एक होता है चिन लिफ्ट, चिन लिफ्ट मैन्यूवर, कौन सा मैन्यूवर, चिन लिफ्ट और जो थ्रस्ट, चिन लिफ्ट और जो थ्रस्ट मैन्यूवर। तो यहाँ जब आपका सर्वाइकल स्पाइन इंजरी जब सस्पेक्ट होता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो थ्रस्ट मैन्यूवर काम लेंगे, है ना जो थ्रस्ट मैन्यूवर आपको काम में लेना होता है। तो जो थ्रस्ट मैन्यूवर आप सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के अंदर काम में लेंगे। उसके बाद में दूसरा रहेगा, उस पेशेंट के मतलब अगर एयरवे पेटेंट नहीं है और वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो क्या करेगा, नेक्स्ट आपको सबसे पहले उसका ऑक्सीजन में O2 एप्लीकेशन करना है। O2 एप्लीकेशन भी कहाँ से, O2 एप्लीकेशन विथ नॉन रीब्रीदर मास्क, किससे करेंगे, सबसे पहले नॉन रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क से आप वहाँ पे O2 अप्लाई करेंगे, क्योंकि हाई फ्लो O2 आपको यहाँ पे देना होता है। उसके बाद में अगर उसका सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा है, फिर आपको क्या करना रहेगा, आपको इंटूबेशन का नीड रहेगा। आपको लगता है कि इसको इंटूबेशन का नीड है, तो इंटूबेशन के नीड के लिए आपको क्या करना रहेगा, फिर इंटूबेशन के नीड के लिए आपको जो इंटूबेशन के लिए जरूरी चीजें होती हैं वो आपको एकदम से तैयार में रखनी है। जैसे कि क्या क्या चीजें जरूरी हो सकती हैं, एक तो सक्शन जरूरी हो सकता है, उसके साथ में सारी जो जिस हिसाब का पेशेंट है उसके हिसाब से उसकी ईटी ट्यूब्स वगैरह वो चीजें जरूरी होती हैं, लैरिंगोस्कोप्स वगैरह, वो सारी चीजें आपको क्या कर देनी है, एकदम से प्रिपेयर रखनी है। तो ये चीजें आपकी रहेगी। और एक और चीज आती है, आजकल एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, बूजी, BOGIE, बूजी। इसके बारे में कंटिन्यूस एग्जाम्स के अंदर 2-3 क्वेश्चंस आए हुए कि ये बूजी क्या होता है। तो बूजी का यूज कहाँ लेते हैं, तो बूजी का यूज कहाँ लेते हैं, डिफिकल्ट इंटूबेशन जब रहता है, डिफिकल्ट इंटूबेशन, उस डिफिकल्ट इंटूबेशन के अंदर बूजी का यूज लेते हैं। ठीक है, बूजी क्या होती है, एक ही इलास्टिक ट्यूब होती है, बूजी एक क्या होती है, इलास्टिक ट्यूब होती है जो फ्लेक्सिबल होती है, और इसको अपन क्या करेंगे, इसको लैरिंक्स के थ्रू वोकल कॉर्ड में से निकल जाती है और इसके ऊपर से ईटी को डाल दिया जाता है। तो ये क्या है, एक तरह से गाइड का काम करती है, गाइड, ईटी को गाइड करने का काम करती है बूजी। तो बूजी के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है बूजी क्या चीज होती है। नेक्स्ट ये एयरवे का हो गया। अगर आपको क्या है, यहाँ पे अगर इंटूबेशन नहीं हो रहा है पेशेंट का, जब इंटूबेशन नहीं हो रहा होता है तब क्या कर देना होता है, पेशेंट का इंटूबेशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब क्या है, लैरिंक्स में कोई प्रॉब्लम है, लैरिंक्स पे क्या हो रखा है, कोई स्पाज्म हो रखा है, वोकल कॉर्ड सीन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या कर देना है। तो नेक्स्ट जो फर्दर एडवांसमेंट में जो चीजें आती जैसे कि LMA क्या होता है, लैरिंजियल मास्क एयरवे, LMA क्या होता है, लैरिंजियल मास्क एयरवे, लैरिंजियल मास्क एयरवे इसको अप्लाई करना है, या फिर लैरिंजियल ट्यूब एयरवे। ये सारी एडवांसमेंट की चीजें हैं, जो चीजें अब नई आ रही हैं, तो इनके जो पिक्चर्स रहते हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दूसरा होता है लैरिंजियल ट्यूब एयरवे, ये दोनों क्या है, ये दोनों मतलब
मतलब सुप्राग्लोटिक एयरवे। क्या है? सुप्राग्लोटिक एयरवे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और जब इंट्यूबेशन नहीं हो रहा है तब आप ये चीज़ें जो हेड जंक आप क्या करते हैं वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये रहता है एयरवे का मैनेजमेंट, किस तरीके से रखना है आपको, और उसके साथ में सर्वाइकल स्पाइन का प्रोटेक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रीथिंग का। B फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग विथ वेंटिलेशन, ब्रीथिंग विथ वेंटिलेशन और बायलेटरल एयर एंट्री, बायलेवल एयर एंट्री। बायलेवल एयर एंट्री में क्या देखते हैं अपन, देखेंगे तो सबसे पहले आपको ब्रीथिंग के अंदर क्या देखना रहेगा। तो ब्रीथिंग के लिए जो ब्रीथिंग का जो पार्ट है उसके अंदर देखने के लिए सबसे पहले आपको ब्रीथिंग रिलेटेड टू चेस्ट का मूवमेंट देखना रहेगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था जो एक्सपोजर था, ई वाला जो एक्सपोजर था वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है। क्या रहता है? साइमल्टेनियसली चलता रहता है। तो ब्रीथिंग के पार्ट के अंदर आपको क्या करना, चेस्ट को एक्सपोज करना रहेगा, और चेस्ट को एक्सपोज करने के बाद में आपको क्या करना रहेगा, उसको इंस्पेक्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रीथिंग के मामले में जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं अपन चेस्ट का, वो करना रहेगा। सबसे पहले अपन क्या रहेगा, इसके अंदर इंस्पेक्शन रहेगा। इंस्पेक्शन के अंदर आप क्या चीजें करेंगे, इंस्पेक्शन में आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ देखना होता है। क्या क्या चीजें देखनी होता है, सबसे पहले चेस्ट का क्या देखना है आपको, सिमेट्री देखना होता है। चेस्ट का सिमेट्री देखना होता है, सिमेट्री कैसी है, एसिमेट्रिकल है कि नहीं है, एसिमेट्रिकल है या फिर और चीजें। तो अगर एसिमेट्रिकल रहेगा उसका मतलब क्या है, एक साइड का चेस्ट है वो राइज हो रहा है और दूसरी साइड का राइज नहीं हो रहा है। तो जिस साइड का राइज नहीं हो रहा होता है उसका मतलब क्या होता है, वहां पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको सिमेट्री देखना है, कहीं एसिमेट्रिकल तो नहीं है। अगर एसिमेट्रिकल है उसका मतलब क्या हो गया, एसिमेट्रिकल है मतलब इसके अंदर हीमोथोरैक्स या न्यूमोथोरैक्स या टेंशन न्यूमोथोरैक्स की कोई भी कंडीशंस हो सकती है। तो ये आपको देखना है, उसका चेस्ट का क्या देखना है, सिमेट्री देखना रहेगा। उसके बाद में सिमेट्री या फिर ये बायलेटरल राइजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बायलेटरल चेस्ट जब पेशेंट इंस्पायर्ड करता है, जब चेस्ट क्या होते हैं, राइज हो रहे हैं। अब जिस साइड में राइज हो रहा है उसका मतलब वो तो ठीक रहेगा, लेकिन जिस साइड में राइज नहीं हो रहा है उसका मतलब वहां पे क्या है, कुछ न कुछ दिक्कत है। तो ये रहेगा, सबसे पहले आपको सिमेट्री देखना रहेगा। उसके बाद में और क्या, सिमेट्री, ओपन वुंड, कोई ओपन वुंड आपको देखने को मिल रहा है, पूरे चेस्ट के ऊपर ओपन वुंड है, उसका मतलब क्या है, कोई ओपन न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। ओपन न्यूमोथोरैक्स हो सकता है तो क्या है, मैंने जब आपको न्यूमोथोरैक्स पढ़ाया था तब बताया था, उसके लिए ओपन न्यूमोथोरैक्स के लिए क्या कर देना है, आपको ऑक्लूसिव ड्रेसिंग लगा देना है। वो भी कौन सा, 3 शील्ड ड्रेसिंग बताया था मैंने। तो 3 शील्ड ड्रेसिंग वहां पे ओपन वुंड के अंदर लगा देना होता है। उसके बाद में और क्या रखना है, इंस्पेक्शन हो गया। इंस्पेक्शन के बाद में आपको क्या है, इंस्पेक्शन के बाद में दूसरा अपन बात करते हैं पाल्पेशन का। पाल्पेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है, और इसी पाल्पेशन के अंदर से ही एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं कि जब आप चेस्ट का पाल्पेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको क्या देखना है, क्रेपिटस देखना है। क्या देखना है, क्रेपिटस। क्रेपिटस को क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। क्रेपिटस यानी कि सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। और ये सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा क्या है, जब पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स या फिर हीमोथोरैक्स या टेंशन न्यूमोथोरैक्स जो कुछ भी होगा, तो सबक्यूटेनियस जो प्लेन रहेगा, कोई रिब फ्रैक्चर होने की वजह से या और कंडीशन की वजह से सबक्यूटेनियस प्लेन के अंदर भी एयर फिल्ड हो जाएगी। तो जब अपन वहां पे पाल्पेट करके देखते हैं तो आपको क्रेपिटस फील होते हैं, और उन क्रेपिटस को क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा बोलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम्स के अंदर बहुत बार, तो इसको आपको देखना रहेगा। तो इंस्पेक्शन और पाल्पेशन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, नेक्स्ट सी। इसी के अंदर देखेंगे इंस्पेक्शन पाल्पेशन के बाद में परकशन। परकशन के अंदर क्या चीजें, परकशन के अंदर चीजें दो चीजें देखनी रहेगी। सबसे पहला परकशन के अंदर हाइपर रेजोनेंस। अगर क्या है, हाइपर रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। हाइपर रेजोनेंस जब अपन क्या करेंगे, परकशन करेंगे चेस्ट के ऊपर, तो फिर आपको हाइपर रेजोनेंस साउंड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर न्यूमो है। क्या है, न्यूमो मतलब एयर, तो न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, वो टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। ठीक है। और दूसरा होता है डलनेस। दूसरा वहां पे डलनेस देखने को मिल रहा है। डलनेस है तो वहां पे क्या हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है या फिर कोई मास हो सकता है, फ्लूइड या फिर मास हो सकता है। तो आपको परकशन भी वहां पे करना रहेगा। उसके बाद में लास्ट वन क्या रहेगा, ऑस्कल्टेशन करना रहेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, ऑस्कल्टेशन का क्या रहेगा। तो यहाँ पे जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो जिस साइड के अंदर न्यूमो हीमो होगा उस साइड के अंदर क्या है, आपको एयर एंट्री
डिमिनिश्ड मिलेगी या फिर बिल्कुल एब्सेंट देखने को मिल सकती है। तो आप यहाँ ऑस्कल्टेशन पे अगर न्यूमो हीमो है तो क्या है, बाई लेवल एयर एंट्री जब आप सुनोगे, बाई लेवल एयर एंट्री जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो इन दी केस ऑफ न्यूमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स या टेंसल हीमोथोरेक्स, वहां पे क्या मिलेगा, अपसेंट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, अपसेंट ब्रीथ साउंड। क्या मिलेगा, अपसेंट ब्रीथ साउंड। ब्रीथ साउंड यहाँ पे आपको अपसेंट देखने को मिलेगा जब आप ऑस्कल्टेट करेंगे। तो ये रहता है ब्रीथिंग का पार्ट, और ब्रीथिंग के पार्ट के अंदर आपको चेस्ट एग्जामिनेशन के थ्रू आपको चीजों को देखना रहेगा। सबसे पहले इंस्पेक्शन क्या करेंगे, चेस्ट को पूरे को इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे कहीं से उसका सिमेट्री देखेंगे, बायलैटरल एयर एंट्री इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो एक साइड का राइज नहीं होगा, क्यों। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंस्पेक्शन में, और क्या, ओपन न्यूमोथोरेक्स। कोई ओपन न्यूमोथोरेक्स, कोई वुंड तो नहीं है, उसकी वजह से कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी की वजह से क्या हो सकता है, ओपन न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं पाल्पेशन की। पाल्पेशन में क्या करेंगे, क्रेपिटस पाल्पेट करेंगे, जो क्या होता है सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा बोलते हैं उसको। उसके बाद में करेंगे परकशन। परकशन में आपको क्या देखना रहेगा, हाइपरएजिनेस है तो न्यूमोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, और डलनेस देखने को मिलेगा मतलब फ्लूइड या फिर मास देखने को मिल सकता है। उसके बाद में ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेट करेंगे, बायलैटरल एयर एंट्री आपको देखना रहेगी, और उसके अंदर एक साइड के अंदर एब्सेंट है, उसका मतलब क्या है, इसको अंदर न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, हो सकता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। तो आपको बायलेवल एयर एंट्री देखना रहेगा। ये रहेगा एयरवे और ब्रीथिंग का पार्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्कुलेशन की। C for circulation, circulation with hemorrhage control, circulation with hemorrhage control and volume replacement, hemorrhage control और volume replacement। बात करते हैं सर्कुलेशन विथ हेमरेज कंट्रोल एंड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट की। तो सर्कुलेशन के जो इस पार्ट के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, जैसे ही आपके पास में पेशेंट आता है, आपका जो इनिशियल एक्शन क्या रहेगा, उसको जो मतलब सबसे पहले तो आपको एयरवे पे ही ध्यान देना है। अगर आपके पास में टीम है तो मतलब आपके पास में 4-5 मेंबर होंगे, तो ऐसी इस तरीके की टीम है तो फिर आप एयरवे के साथ साथ में ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। तो ये आप क्या करेंगे, सर्कुलेशन पे रहेंगे, और सर्कुलेशन पे क्या करना है, सबसे पहले 2 लार्ज बोर कैनुला डालना है। क्या करना है, 2 लार्ज बोर कैनुला। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि ट्रॉमा के पेशेंट के अंदर कौन सी कैनुला पुट करते हैं, तो 2 लार्ज बोर कैनुला में 16 गैज के कैनुला, जो कि कैसे कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। ग्रे कलर का जो 16 गैज का कैनुला होता है वो यहाँ पे आपको पुट करना है, वो भी कितने, 2 पुट करने होते हैं। उसके साथ में आपको क्या है, वार्म फ्लूइड अप्लाई करना। क्या करना है, वार्म फ्लूइड यहाँ पे आपको देना रहेगा, क्योंकि पेशेंट जैसे ट्रॉमा का पेशेंट आपके पास में आता है तो वो ब्लीड होके क्या हो जाता है, हाइपोटेंशन में और हाइपोथर्मिया में जा रखा होता है, तो आपको वहाँ पे वार्म फ्लूइड वहाँ पे देना होता है, वार्म फ्लूइड एडमिनिस्टर करना होता है, वार्म फ्लूइड एडमिनिस्टर करना होता है। उसके बाद में क्या है, इसी के साथ में आपको वार्म, अगर क्या है बहुत ज्यादा ब्लीड हो रखा होता है, और मतलब बहुत ज्यादा ब्लीड हो रखा होता है, तो आपको क्या है, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, मतलब जो ब्लड बैंक को पहले से इन्फॉर्म करके रखना होता है, और ब्लड बैंक से आपको क्या कर देना है, ब्लड का अरेंजमेंट भी करना है, और उसके साथ में ऐसे वहाँ पे फ्लूइड का जो रहेगा, फ्लूइड रिससिटेशन भी करना रहेगा, वो भी वार्म फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन, और वो कौन सा होता है, क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन NS या फिर RL। तो आपको मोस्टली यहाँ पे NS एप्लीकेशन, NS बहुत ज्यादा मतलब शुरुआत की कंडीशन में आपको वार्म फ्लूइड के अंदर आपको NS में लेना रहेगा, क्योंकि जो चीजें रहती है इस तरीके की कंडीशन रहती है, तो मोस्टली जो पेशेंट आता है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर आता है, तो इसलिए आप वहाँ पे RL ना देके क्या देंगे, NS देंगे। तो यहाँ पे ब्लड प्रोडक्ट के लिए भी आप क्या करेंगे, ब्लड प्रोडक्ट का भी आप अरेंजमेंट कर देंगे। और कौन सा, इस ऐसी कंडीशन रहती है आपको एकदम से डोनर नहीं मिल पाते हैं और ये सारी चीजें रहती है, तो ब्लड प्रोडक्ट में भी जो आपका यूनिवर्सल डोनर जो रहता है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा रहता है, यूनिवर्सल डोनर जो रहता है कौन सा रहता है, O नेगेटिव जो रहेगा वो वहां पे आपको यूज में करना रहेगा।
तो ये जो अपन देखते हैं किसमें ए बी सी हो गया। सी पार्ट का अभी आपने देख लिया कि सर्कुलेशन के साथ में आपको हेमरेज कंट्रोल करना है। हेमरेज कंट्रोल के अंदर आपको चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। क्या करना है, हेमरेज कंट्रोल के अंदर जब आपके पास में पेशेंट आया है तो आपको क्या करना है, उसको पूरा एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने के लिए मैंने एक्सपोजर का बताया था कि उसके सारे क्लोथ हटा देने हैं और अपने को देखना है कि पेशेंट को ब्लीड कहाँ से है। तो आपको सबसे पहले एक्टिव ब्लीड देखना है, और एक्टिव ब्लीड भी कब देखना है, जब आपका एयरवे का मैनेजमेंट पूरा हो जाएगा तब। लेकिन अगर आपके पास में 3 से 4 दिनों की टीम है तो आप क्या करोगे, वहां पे आप साइमल्टेनियसली सारी चीजें करते रहोगे और वहां पे हेमरेज कंट्रोल देखना रहेगा। और हेमरेज में कोई एक्टिव ब्लीड होता है तो क्या कैसे करते हैं आप, डायरेक्ट प्रेशर से। अगर ऐसा भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर कि आपके पास में कोई पेशेंट है, बाहर कोई एक्टिव ब्लीड कर रहा है, तो उसके लिए आपका क्या इनिशियल मैनेजमेंट रहता है, तो सबसे पहले होता है डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल मतलब उस पर प्रेशर अप्लाई कर देना। हेमरेज कंट्रोल के लिए डायरेक्ट कंट्रोल। अगर दूसरी चीज होती है डायरेक्ट कंट्रोल से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको क्या है, जैसे कोई पेशेंट का जो लिम्ब है वो एम्पुटेट हो गया है तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, टोर्निकेट का एप्लीकेशन कर सकते हैं। टोर्निकेट अप्लाई कर सकते हैं वहां पे, टोर्निकेट को अप्लाई करेंगे। और टोर्निकेट मोस्टली कितना, हाफ टू 1 आवर तक आप टोर्निकेट को रख सकते हैं वहां पे, टोर्निकेट एप्लीकेशन कर देना होता है। तो ये चीजें आपको देखनी रहेगी। हेमरेज कंट्रोल कैसे है, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट क्या करना है, वॉल्यूम जो रहेगा इस फ्लूइड सॉल्यूशन NaSRL कितना 1 to 2 लीटर आपको देना होता है, कितना 1 to 2 लीटर फ्लूइड यहाँ पे आपको देना रहेगा। तो ये चीजें आपको देखनी है इसके अंदर, सर्कुलेशन के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं डी फॉर डिसेबिलिटी। डी फॉर डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी कौन सा देखना होता है आपको, डिसेबिलिटी भी न्यूरोलॉजिकल वाली। कौन सी, डिसेबिलिटी में न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी देखना रहेगा। इसके अंदर आपको क्या देखना रहेगा, GCS देखना रहेगा, पेशेंट का GCS। तो GCS के अंदर आपको देखना रहेगा कि अगर उस पेशेंट का GCS बिलो 8 है ना, बिलो 8 अगर पेशेंट का GCS रहेगा तो आपको क्या कर देना है, इंटूबेशन करना ही करना है उसका। अगर बिलो 8 GCS आ रहा है उसका मतलब ये पेशेंट को क्या है, इंटूबेशन का लीड है, आपको इंटूबेशन करना रह जाएगा। ठीक है, तो डिसेबिलिटी के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी देखना होता है। उसके बाद में इसका प्यूपिल देखने होते हैं। प्यूपिल राउंड, रिएक्टिव टू लाइट है कि नहीं है, एकोमोडेशन सही है कि नहीं है, ये सारा आप क्या है प्यूपिल्स के अंदर देखना होता है। ये भी यही देखना है आपको डिसेबिलिटी के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं ई फॉर एक्सपोजर। एक्सपोजर मैंने आपको बताया था, जो अपन प्राइमरी असेसमेंट के साथ साथ में क्या कर देते हैं, साइमल्टेनियसली चलता रहता है एक्सपोजर। और एक्सपोजर के साथ में इन्वायरमेंटल कंट्रोल। एक्सपोजर के साथ में क्या रहेगा आपका, इन्वायरमेंटल कंट्रोल। एक्सपोजर के साथ में इन्वायरमेंटल कंट्रोल। तो एक्सपोजर मैंने बता दिया कि जो ABCD जो आपका चलेगा, तो इस एक्सपोजर मतलब होता है कि उसके पेशेंट को एक्सपोज करना, उसके क्लोथ्स को हटाना, तो वो साइमल्टेनियसली असेसमेंट के साथ साथ में चलता रहता है। दूसरा है इन्वायरमेंटल कंट्रोल। तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल में क्या होता है, उस पेशेंट को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना। क्या करना है, पेशेंट को हाइपोथर्मिया से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट हाइपोथर्मिया यहाँ पे आपका गोल रहेगा इस पेशेंट, ट्रॉमा पेशेंट के लिए। उसका इन्वायरमेंटल कंट्रोल, उसका इन्वायरमेंट कैसे उसका इन्वायरमेंट कैसा रखना है आपको, वार्म इन्वायरमेंट रखना है। कोई AC वैसी होता है उसको क्या कर देना, बंद कर देना, तो वार्म रखना है और पेशेंट को सही है मतलब हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है। ये होता है इन्वायरमेंटल कंट्रोल। तो इस तरीके से आपने अभी इस वीडियो के अंदर क्या देख लिया, A B C D और E। ये ट्रॉमा के अंदर क्या है, जो चीजें यूज होने वाली होती है मैनेजमेंट के लिए, वो अपन ने प्राइमरी सर्वे इसका देख लिया। प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन का जो मैनेजमेंट रहेगा ATCN के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। और इसी में से क्या है, आपको एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो आज अपन ने ये सारी चीजें देख ली है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें रहेगी जो अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपन देखेंगे। ठीक है दोस्तों,